लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी आपके पास कि जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए और कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। जहाँ पे जो आपका अल्फा और बीटा होता है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है। हम उससे खुद से नहीं बता सकते कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। अब आपके पास अगर किसी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, मान लो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो 1, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, अगर किसी की वैल्यू 0 है तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, अगर उसका ऑर्डर 2 है तो वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो लेकिन ये वाली जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो कुछ एग्जांपल है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस कौन सी होती है, जैसे आपके पास है H2 प्लस Cl2 टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो इस टाइम पे जो रेट है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इस टाइम पे जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, K के इक्वल। इस टाइम पे रेट K के इक्वल है, तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर किया तो एक ही के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे N2O5 ये हमारी एक ही टर्म पे वैरी कर रही है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो NO2 के ऊपर और एक F2 के ऊपर। तो अब मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हम खुद से नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, उसके बाद ही हम किसी रिएक्शन के रेट को बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आप के जो कि आपका रेट कांस्टेंट है उसकी अब यूनिट कैसे निकालोगे, आपको पता रेट किसके इक्वल होता है, dx/dt इज इक्वल्स टू के, आपने रेट लास्ट में यही बताया था। ठीक है, कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर ले लिया आपने n। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की निकालनी है। रेट कांस्टेंट आपका होता है k, तो k के लिए निकालो, ये वाली वैल्यू कैसे बन जाएगी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है dx/dt क्या होता है, x भी क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन में चेंज आना, तो ये क्या होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन एज इट इज। अब ये कंसंट्रेशन है, इसकी पावर नीचे आ जाएगी तो ये n-1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है आप इसका ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n टाइम की पावर -1। अब यहाँ पे आप n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके k की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हो। कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने डिराइव किया कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम की पावर इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में k की यूनिट निकालनी है तो k की वैल्यू हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी। तो अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करते हो, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, n की वैल्यू 0 होगी, तो अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट की, 1 माइनस 0 कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये है आपकी जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 पुट करोगे, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 टाइम की सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर L-2 सेकेंड माइनस। ठीक है, तो अब आपको पता है जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहती है, द नंबर ऑफ आयंस एटम और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली, कि कितने नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, कब, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। तो अब आपको पता है जैसे कोई एक्चुअल में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो सम होता है कितने मॉलिक्यूल उसमें पार्ट ले रहे हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, ओनली 1, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है 1। इसके लिए 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 2, एंड इसके लिए क्या ले रहा है 2 + 1 दिस 3, तो इसकी 2 मॉलिक्यूलैरिटी और इसकी 3।
सो मोलिकुलैरिटी होती है ये। उसके बाद होता है हमारे पास काफी तरह की रिएक्शन होती हैं जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग पार्ट लेते हैं। तो जिसमें ओनली वन मॉलिक्यूल पार्ट लेता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और काफी ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि दो तरह की रिएक्शन होती है, वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनका जो ऑर्डर होगा, यानी कि वो उनका जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, उसी को ही हम मोलिकुलैरिटी बोलेंगे। कैसे? मान लो इसमें इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मोलिकुलैरिटी भी 1 होगी। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं है, मोलिकुलैरिटी अलग होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होगा। उसके लिए हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी में क्या रिलेशन है। बट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी इज सेम। So student, this is example of complex reaction. complex reaction मान लो जैसे ये है Br नेगेटिव। अब इस टाइम पे हम इसका ऑर्डर नहीं बता सकते, मोलिकुलैरिटी नहीं बता सकते। तो एक्चुअल में मोलिकुलैरिटी का कंसेप्ट होता है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन तक ही। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि इतने सारे मॉलिक्यूल एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं हो सकते। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो मोलिकुलैरिटी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती, जो मोलिकुलैरिटी है वो किसके बारे में बताएगी? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में बताएगी। और मैंने ये बताया कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी सेम होगी। बट अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी, अगर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया, प्रेशर कम दे दिया, तो उस टाइम पे जो मोलिकुलैरिटी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल, कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो या कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो नंबर ऑफ स्टेप्स से रिलेटेड उसे बोलेंगे हम मैकेनिज्म। अब जैसे इसके लिए ये कोई रिएक्शन है आपकी, N2O4 के साथ क्या बन रहा है? NO2 + O2। इस टाइम पे ये रिएक्शन कैसी हुई है? अब अभी मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनके लिए मोलिकुलैरिटी कुछ नहीं बताती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी क्या कैसे पता लगेगा कि कौन सा रेट हमारा किस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। अब हमारे पास मैकेनिज्म से हमें पता लग जाता है कि कौन सा रिएक्शन पार्ट है, जो स्टेप है वो स्लो है, कौन सा फास्ट है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप स्लो है और नेक्स्ट स्टेप क्या है? फास्ट है। तो जो हमारा रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप पे। और स्लो स्टेप हमारा कौन सा है? ये। तो इसका रेट हो जाएगा ये। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम किसको देखेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो ये रिएक्शन है, इस केस में स्लो स्टेप फर्स्ट है, नेक्स्ट है फास्ट सेकंड। तो इस केस में जो रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? NO2 और F2। तो इस केस में दो कंसंट्रेशन के टर्म पे डिपेंड है। इसमें 1 था तो रेट, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी? ऑर्डर क्या था इस रिएक्शन का? 1। इस केस में ऑर्डर क्या है आपके पास रिएक्शन का? 2। इस तरह से आप सभी भी रिएक्शंस का रेट निकाल सकते हो। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ स्टेप्स। आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपको मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को डिटरमाइन करोगे। स्लो स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और वो आपका रेट होगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, बट जो आपकी मोलिकुलैरिटी होगी, मोलिकुलैरिटी क्या हो सकती है? आपकी फ्रैक्शन भी हो सकती है। ये आपका डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी के बीच में। थैंक यू।